स्टूडेंट्स, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो पेपर में आने के जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और एक अगला जिसका टॉपिक है रिडक्शन। ये आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये। तो पहला आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? अगर कोई भी सब्सटेंस है हमारा, उसमें ऑक्सीजन गैस ऐड हो जाए, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन या तो जुड़ जाए, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि दो केसेस हैं ऑक्सीडेशन के। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसको भी मैं ऑक्सीडेशन बोलूँगा, और अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन निकल जाए उसको भी मैं क्या बोलूँगा? ऑक्सीडेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझिए पहले। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को ले ले तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या उसके अलावा और लॉस हाइड्रोजन, यानी कि अगर सब्सटेंस हाइड्रोजन को लॉस कर दे तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो पहला एग्जांपल देखिए, कॉपर का है और ऑक्सीजन का है। तो कॉपर जो है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड है और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ आपने देखा कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और CuO बन गया, यानी कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया है? हमारा ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन की। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे जिंक मेटल है एक, और यहाँ पे वही ऑक्सीजन है। तो यहाँ ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ गया और क्या बन गया? ZnO2, यानी कि यहाँ पे भी जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे भी जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो सिंपल है कि किसी मेटल में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हाइड्रोजन निकल जाए उस मेटल या एलिमेंट में से, उस कंपाउंड में से, तो भी उसको हम क्या बोल लेंगे? ऑक्सीडेशन ही। अब ऐसे ही सिंपल है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है हमारा ऑक्सीडेशन का, बिल्कुल एकदम से। जैसे आपका ऑक्सीडेशन है उसको उल्टा कर देंगे तो आप पढ़ेंगे रिडक्शन को। तो रिडक्शन में क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें हमारा ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन इस बार जुड़ जाए, यानी कि कोई अगर हमारा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन या तो हटे, एक इसको भी हम रिडक्शन बोल लेंगे। या अगर कोई सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको भी हम रिडक्शन बोल लेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको भी रिडक्शन कहते हैं। या उसके अलावा और क्या कहते हैं? लॉस ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन का लॉस कर देगा सब्सटेंस तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन, इसके एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे यहाँ पे है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने देखा प्रोडक्ट में क्या बना है? सिर्फ अकेला कॉपर, यानी कि कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया। तो अगर कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ZnO जिंक ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया? आपका प्रोडक्ट में जिंक रह गया, यानी कि जिंक में से ऑक्सीजन हट गया। अगर जिंक में से ऑक्सीजन हट गया तो अकेला रह गया, और अगर ऑक्सीजन हटता है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको आई होप समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब आपने स्टूडेंट्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन था वो आपने अच्छे से समझ लिया। तो उसके बाद एक रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब जगह अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और एग्जाम में मेनली रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से ही आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर इसकी हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ परफॉर्म साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन हमारी जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक साथ, तो उसको ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली माने एक साथ हो रहे हैं दोनों उसी रिएक्शन में ही, तो उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल है CuO। तो यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंगल क्या रह गया? कॉपर रह गया। तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ सिंगल है कॉपर। अब अगर किसी भी एलिमेंट में से ऑक्सीजन हट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर हमारा जब यहाँ अकेला सिंगल हो गया कॉपर ऑक्साइड, तो इससे तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन पहले रिएक्टेंट में अकेला था, लेकिन यहाँ पे जाके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया H2 के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी, इसलिए किसका एग्जाम्पल है आपका? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। जैसे हम बोलेंगे
रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, ZnO, यहाँ पे ZnO है लेकिन यहाँ पे अकेला क्या रह गया, जिंक, तो Zn में से ऑक्सीजन हट गया, जिसमें से ऑक्सीजन हट रहा है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, तो यहाँ पे Zn का क्या हो गया, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ अकेला एक कार्बन था रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ जाके क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ये दोनों पॉइंट्स, और ये जो रिएक्शन है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं हमारे कि सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडेशन अगर आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, वो सब्सटेंस हमारा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऐसी वो सब्सटेंस जिसमें रिडक्शन होता है, यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन हट जाता है, तो जिसका रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस को क्या कह सकते हैं, हम रिड्यूस्ड सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक हैं उसको क्लियर करते हैं, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आई होप आप सभी अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे इस चैप्टर के, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। एक अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में जिसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन आपको पता है अच्छे से, बस इसको हमें लैंग्वेज में समझना है, वैसे आपको पता होगा। देखिए क्या होता है, नॉर्मली कोई भी मेटल होती है हमारी, जैसे आपने देखा है, जैसे मेनली एग्जांपल आयरन का ले लीजिए, तो कोई भी अगर हमारी मेटल है और अगर आप उसको नया नया लाए हैं तो वो बिल्कुल एक उसकी जो लेयर होगी शाइनी होगी, जैसे लोहा, जैसे लोहे की आप कील लेके आए हैं नई नई दुकान से, तो वो बिल्कुल चमकी हुई होगी, मतलब उसकी सरफेस बिल्कुल साफ होगी। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के बाद उसको देखेंगे या कुछ दिनों के लिए उसको नहीं रख देंगे, तो आपने देखा होगा उस पर जंग लग जाता है, उसकी लेयर जो है पहले जैसी नहीं रही है, शाइनी नहीं रही है पहले की तरह, अब वो ब्राउन कलर की हो गई है, मतलब उसकी लेयर बदल गई है। तो इसी को हम कह सकते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है कि कोई भी जो मेटल होती है हमारी, वो इन्वायरमेंट में रखने के बाद कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, उसकी जो लेयर होती है पहले जैसी नहीं रहती, उस पर दूसरी लेयर बन जाती है, यानी कि जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग लेयर कम हो जाती है, उसको हम कह सकते हैं कोरोजन हो गया मेटल का। अब वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है, पानी है, गैस की फॉर्म में है, या फिर हमारे कुछ हाइड्रोजन गैस होती है, या कि हमारे और भी चीज़ें होती हैं, एसिड होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो सब जा करके मेटल की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कोरोजन हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ उसकी डेफिनेशन क्या है, आप इसको लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, तो देखिए क्या होता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच एनी मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर, मॉइस्चर माने पानी, एसिड्स, एसिड भी कुछ केमिकल्स होते हैं हवा में, ऑक्सीजन गैस, ईटीसी, यानी कि इन जैसे कुछ सब्सटेंसेस से अगर हमारी मेटल रिएक्ट करती है जो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, तो मेटल का क्या हो जाता है, कोरोजन। और मेटल को क्या बोलेंगे, मेटल इज कॉल्ड कोरोड मेटल। तो मेटल हमारी कोरोड जाती है, जिसकी वजह से उसकी शाइनी लेयर पहले जैसी नहीं रहती है। नॉर्मली आपको पता होगा इसको कहते हैं जंग लगना, लेकिन वो सिर्फ आयरन के केस में कहते हैं। आयरन के केस में कोरोजन को हम जंग लगना कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन बाकी और जो मेटल है उनके केस में हम कोरोजन को कोरोजन ही कहेंगे। लेकिन सिर्फ ओनली आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगना भी कह सकते हैं। तो पहले एक पॉइंट हमारा ये रहा, क्या कहते हैं, देखिए पहले ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। भाई मैंने आपको बताया कोरोजन, कोरोजन मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारी वो मेटल से रिएक्ट कर जाती है, इस वजह से भी कोरोजन होता है। तो इसने बताया ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, माने ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करती है। सो मोस्टली कोरोजन, अगर मतलब सबसे ज़्यादा इसी की वजह से, हमारा ऑक्सीजन की वजह से ही कोरोजन होता है, और दूसरा हमारा पानी की वजह से सबसे ज़्यादा कोरोजन होता है। अब देखिए इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में कोरोजन ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के केस में उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, जो क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ आयरन होती है, यानी कि एक लाल भूरी दार पपड़ी सी बन जाती है किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, जिसको जंग कहते हैं हम। तो आयरन के केस में कोरोजन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, यानी कि लोहे पे जंग लगना भी कह सकते हैं। अब हमारा आता है सिल्वर। सिल्वर के केस में कोरोजन कैसा होता है, उस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, यानी कि उस पर एक ब्लैक लेयर बन जाती है सिल्वर पे, और उसको हम कह सकते हैं कि उसका क्या हो गया, कोरोजन हो गया। ऐसे कॉपर के केस में, कॉपर जो होता है हमारा, उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कोरोजन की वजह से। तो देखिए ब्लैक कोटिंग ऑन द लेयर, देखिए ब्लैक कोटिंग, या कोटिंग को मैंने क्या बता रखा है यहाँ पे, लेयर, तो ब्लैक कोटिंग या फिर लेयर ऑन द सिल्वर, और ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर ड्यू टू कोरोजन। ये दोनों किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से होता है। और कोरोजन ऑन मेटल प्रिवेंटेड बाय, अभी आपको पता होगा कि भाई अगर मैं बोलूँ लोहे पे जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं, तो आपको पता होगा पेंट कर दीजिए, उस पर ग्रीस लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यही है कि हम कोरोजन यानी कि जंग लगने को कैसे रोक सकते हैं ना। तो कोरोजन ऑन द मेटल प्रिवेंटेड बाय पेंट, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ईटीसी आप लगा करके इसको कोरोजन को रोक सकते हैं मेटल के ऊपर। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है रेंसिडिटी।
तो रेंसिडिटी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, भाई आपने कोई नमकीन का पैकेट खरीदा या नमकीन खरीदी, उसको खाने के बाद थोड़ा बहुत फिर वो नमकीन को आपने ऐसे खुले में रख दिया, तो आप देखेंगे कि खुले में रखने के बाद अगर आप उसको बाद में कभी नमकीन को खाएंगे तो वो नमकीन सील जाती है, मतलब उसका पहले ऐसा टेस्ट नहीं रहता, वो बड़ी जल्दी दब जाती है, पहली तरह कुरकुरी नहीं रहती। तो यही हमारा रेंसिडिटी से रिलेटेड है। होता क्या है कि कोई भी आपका ऑयली फूड या फैटी फूड, माने जो तेल में बना है घी में बना है, तो अगर आपका कोई भी ऑयली या फैटी फूड अगर आप उसको इन्वायरमेंट में खुले में रख देते हैं, तो हवा में इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जा करके उस फूड से रिएक्शन करती है, मतलब उस फूड का ऑक्सीडेशन कर देती है, जिसकी वजह से वो जो फूड होता है उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, उसकी स्मेल बेकार हो जाती है, मतलब वो सड़ जाता है। और इसी को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ में आता है आपको? अब मैं बताऊं उसको डेफिनेशन में कैसे पढ़ेंगे। तो रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड विद ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाना आपका ऑयली और फैटी फूड का ऑक्सीजन गैस के साथ, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मतलब ऑक्सीजन उस फूड से जुड़ गई जा करके, इसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी की वजह से फूड सड़ जाता है हमारा, उसकी स्मेल बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, उसका टेक्सचर माने जैसा वो पहले दिखता था वैसा नहीं रहता, वो सब चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो ड्यू टू रेंसिडिटी स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर ऑफ फूड चेंज, वो बदल जाएगा, एंड फूड बिकम रेंसिड, यानी कि खाना हमारा सड़ जाएगा, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। अब आता है खाने को सड़ने से, यानी कि रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने से रोक कैसे सकते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि जो हमारा फूड होता है उसको टिफ़िन में पैक करते हैं तो उस पर फॉइल पेपर को लगाते हैं, सिल्वर पेपर जो एल्यूमिनियम का बना होता है, तो उसको इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा फूड जो है वो फ्रेश रहे, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो, उसका जो रेंसिडिटी है वो ना हो पाए। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उस फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, मतलब उस जगह रखिए जहाँ पर हवा उस बर्तन में ना जाए फूड के पास, और फूड हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, हवा से ऑक्सीजन से दूर रहेगा, तो उसका रेंसिडिटी नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो टू प्रिवेंट रेंसिडिटी या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को फूड से जुड़ने नहीं देते, उससे रिएक्शन करने नहीं देते, तो उनको या तो फूड के साथ ऐड करें। उसके अलावा फूड कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन या हवा कोई ना पार जाए उस बर्तन के अंदर, जिससे हमारा जो खाना है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, रेंसिडिटी या ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा फूड के लिए। तो फूड कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर ऑलवेज टू स्लो डाउन रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो फूड का जो रेंसिडिटी है ऑक्सीडेशन है वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ दो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, देखिए, विच गैस आर फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स एंड वाई, एंड एक्सप्लेन। मतलब कौन सी गैस को हम चिप्स के पैकेट में, जैसे आप खाते हैं चिप्स के पैकेट खाते हैं, कुरकुरे के पैकेट खाते हैं, तो किस गैस को चिप्स के पैकेट में भरा जाता है और क्यों भरा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये जहाँ तक है इसके चांसेस होते हैं बहुत आने के। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भाई हम हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें हम किस गैस को भरते हैं और क्यों भरते हैं। तो उनमें हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस को। और नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है हमारी इनर्ट। इनर्ट माने वो रिएक्शन नहीं करती फूड के साथ। ऑयली और जो हमारा फैटी फूड जो हमारा भरा हुआ है उसके अंदर, पैकेट के अंदर, उससे नाइट्रोजन गैस बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती जैसे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हमारा नहीं हो पाता नाइट्रोजन गैस की वजह से। इसी वजह से हमारा जो फूड होता है चिप्स के पैकेट में वैसा का वैसे ही रहता है, मतलब फ्रेश रहता है और हम उसको खा सकते हैं आसानी से। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कुछ पैकेट होते हैं हमारे चिप्स के कुरकुरे के जिनकी हवा निकल जाती है, तो वो सील जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस निकल गई, अब उसमें ऑक्सीजन घुस गई गैस जा करके, इस वजह से फूड जो है उसका रेंसिडिटी हो गया, इसलिए वो बेकार हो गया फूड। तो हमेशा जिन चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है, पूरी नाइट्रोजन गैस भरी है, उसी को खाना चाहिए। तो देखिए क्या है, नाइट्रोजन गैस आर फिल्ड इन द चिप्स पैकेट, यानी कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है चिप्स के पैकेट में। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन गैस आर इनर्ट गैस या अनरिएक्टिव गैस, क्योंकि ये एक अनरिएक्टिव या इनर्ट गैस है, यानी कि रिएक्शन नहीं करती फूड से। सो इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। तो ये हमारा फूड के ऑक्सीडेशन को, यानी कि चिप्स के ऑक्सीडेशन को रोकेगा, क्योंकि भाई अगर नाइट्रोजन गैस वहाँ पे है तो ऑक्सीजन तो आ ही नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगी, तो हमारा फूड जो है उसको ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो फूड हमारा बचा रहेगा और
कीप्स चिप्स फ्रेश इन द पैकेट, और हमारे जो चिप्स हैं वो पैकेट के अंदर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर के ओवरऑल नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने सारे नोट्स धीरे धीरे लिखे भी होंगे। तो देखिए क्या है, एक क्वेश्चन होता है, इफ एन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू ब्लू कलर सॉल्यूशन, सो आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल शो ब्राउन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस एंड सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, एक्सप्लेन व्हाई। सिंपल है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक मैंने आयरन की कील है, उसको मैंने एक नीले कलर के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ घंटों या कुछ टाइम के बाद जो कील थी मेरी उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन गई है, और जो नीले कलर का सॉल्यूशन है उसका कलर वो नीला गायब हो गया, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो हो गया कलरलेस, माने उसका कोई कलर नहीं रहा। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसको मेरे को एक्सप्लेन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का वो मैं आपको आंसर में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा क्यों होता है कि भाई हम जब क्या कहते हैं, कील जो है हमारी लोहे की, जब हम उसको नीले कलर के सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जो कील है वो ब्राउन कलर की, मतलब उस पर एक ब्राउन लेयर की कोटिंग हो जाती है, और जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू से कलरलेस हो जाता है। वो क्यों, क्या होता है कि जो हमारा ये नीले कलर का सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जो नीले कलर का सॉल्यूशन होता है उसका, तो वो एक नीले कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने आयरन की कील को घेरा, यानी कि लोहे की कील को घेरा। तो यहाँ पर होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि जो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें वीडियो में पहले है, मैंने चैप्टर के शुरू में समझा रखा है जहाँ ये है। तो क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो आयरन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के। तो आयरन क्या करता है, उस कॉपर को, उस कॉपर सल्फेट का जो उसका कंपाउंड था कॉपर सल्फेट CuSO4, उसमें से आयरन जो होता है कॉपर को हटा देता है और खुद जा करके SO4 सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बनाता है आयरन सल्फेट। तो पहले CuSO4 कॉपर सल्फेट नीले कलर का सॉल्यूशन था, लेकिन जब कॉपर हट के बन गया है आयरन सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन, तो वो होता है कलरलेस, और इसी वजह से उसका सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू से गायब हो गया। अब आता है कि भाई वो ब्राउन कोटिंग क्यों बनी, क्योंकि जो कॉपर था वो तो अब अलग हो गया कॉपर सल्फेट में से, तो वो कॉपर जो है वो कहाँ जाता है, आयरन की जगह पे। जहाँ आयरन जो था वो कहाँ से आया था, कील से आया था, तो वो जो कॉपर होता है वो कील के पास वापस चला जाता है, क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो कॉपर आयरन के पास जा रहा है, आयरन की जगह पे जा रहा है। तो कॉपर जो होता है वो धीरे धीरे जा करके एक्यूमुलेट होता है, माने धीरे धीरे इकट्ठा होता है कील के ऊपर, आयरन की नेल के ऊपर, जिसकी वजह से उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है। और यही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, आपको एक्सप्लेनेशन। अब मैं लैंग्वेज में समझाता हूँ कैसे है। तो देखिए, द ब्लू कलर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि नीले कलर का सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। एंड व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू दिस सॉल्यूशन, जब लोहे की कील को मैंने इसके अंदर घेरा, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म इन द सॉल्यूशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई, आयरन जो है हमारा वो हाईली रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को उसकी जगह से हटाया। तो बिकॉज आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट सॉल्यूशन डेट आर कलरलेस। तो उसने क्या करा, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट में से हटाया और खुद जाकर आयरन सल्फेट बना दिया, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो देखिए रिएक्शन इसकी ये है, आयरन था पहले वो कील के रूप में सॉलिड था, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, अब आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से आता है हटा दिया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या बन गया, अब SO4 यूं ही कहीं हुई है, आयरन चिपक गया, तो FeSO4 बन गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। ये अलग कॉपर कहाँ जाएगा, कील के ऊपर ब्राउन कलर की जो उसकी कोटिंग हो रही है वो बना देगा। समझ में आता है आपको। तो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, बस लास्ट पॉइंट, एंड कॉपर एक्यूमुलेटेड ऑन द आयरन नेल, यानी कि कॉपर कील पे चिपक गया, एंड मेक ए ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, और उस पर एक भूरे कलर की कोटिंग बना दी। तो दोस्तों ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट था, जिस तरीके था, सब कुछ बता दिया इस चैप्टर में। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस वीडियो में ना हो, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, सब आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। और अगर अगर कोई भी आपको डाउट है या किसी और टॉपिक पे डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बता के दूंगा वीडियो के अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, अच्छे से आपके डाउट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ऐसे ही मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना करके देता रहूँगा चैप्टरों के ऊपर। और जिस भी चैप्टर की आपको या टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बना करके दूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।